मैं एक बात अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूँ जब ज्वाइनिंग हो रही होती है कि कराची शहर में ख़ास तौर पे बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ जमातों के ऐसे दोस्त हैं जो पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और हमसे राब्ते में हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर अपनी मसरूफियात की वजह से हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर पाते हैं। तुम ही चलाओगे कल टीवी पे, अल्लाह खैर करेगा। ये मैं आपके नीचे कर लें, इसरार पे उतार रहा हूँ। पता ही नहीं चल रहा, भाई के बेचारी परेशान हो गई। आपके इसरार पे मैंने ये उतारा है मास्क। आवाज़ नहीं पहुंच रही। मुझे मुझे उम्मीद है कि ये किसी चैनल में से ये चलेगा नहीं कि मैंने भी वायलेशन की। आ जाए इधर, तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी अरसे से ड्यू थी और आज हमने ये रखा है तमाम, लेकिन कोशिश होगी कि कल परसों एक और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। कुछ ज्वाइनिंग्स हैं जो भी हमने अनाउंस करवानी है। अब नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ वक़ार शाह साहब बैठे हैं जो साबिक रुकने सूबाई असम्बली हैं, MQM के टिकट पर ही MP रहे। हर मेरे पुराने दोस्त हैं, हम एक साथ UC के नाज़िम भी रहे, इससे ताल्लुक़ था मेरा और अच्छी दोस्ती रही जब MP थे तब भी और उसके बाद भी। इसके साथ साथ जो कुछ दोस्त हैं, मैंने नाम कम लिखे और ये मैं आपको बात बताऊं कि कल रात जब मुझे पता चला कि कितने लोग आ रहे हैं तो मैंने मना किया इनको कि इतने ज़्यादा दोस्त ना आएँ, इसलिए कि कोविड है, हम SOPs को फॉलो नहीं कर सकेंगे और ये अगर मैं ना रोकता तो कम से कम 400-500 अफराद के साथ ही आने वाले थे। तो मैंने इनसे गुजारिश की कि वो जो आपके बाकी साथी हैं वो कोई अदा करे कि हालात थोड़े बेहतर हो जाएं तो कोई जलसा कर लेंगे वहाँ जिसमें तमाम दोस्त मौजूद हों। लेकिन यहाँ चंद जो मखसूस दोस्त के हैं हमने उनको बुलाया है। कुछ नाम मेरे पास हैं, मैं ले लेता हूँ, मुमकिन है इनमें से हमने जिनको रोका है वो भी शामिल हों। एक शाहीन साहब हैं, MQM पाकिस्तान के UC के चेयरमैन हैं, UC 29 कुरंगी से। उनके साथ MQM पाकिस्तान के ऑर्गेनाइज़र रहे हैं कुरंगी से ही मोहम्मद सुहेल साहब। साबिक सेक्टर मेंबर हैं सैयद सरदार अली साहब। साबिक काउंसलर हैं सैयद आलम हुसैन खान साहब। साबिक काउंसलर UC 22 सफ़ीर अहमद साहब। फंक्शनल लीग के सदर कामरान अब्बासी, कुरंगी से इनका ताल्लुक़ है। नेमत अली साहब, इनायत अली सॉरी नाम में गलत है क्या, हसनैन अली साहब। राओ जायद हुसैन साहब, नवीद खान साहब, इराम खान, मोहम्मद वसीम, मोइनुद्दीन साहब और इसके अलावा भी सैयद जामिन शाह UC के वाइस चेयरमैन साबिक, अनवर खान जदून साहब साबिक काउंसलर और उनके साथ और बहुत सारे दोस्त हैं। मैं वक़ार शाह साहब का, उनके साथियों का और जिन दोस्तों का मैंने कुछ का नाम लिया और उनके वो साथी जिनको आज हम यहाँ बुलाने से हमने रोका, उनको आने से रोका, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फ़ैसला किया। मैंने जैसे बताया कि ये पिछले कुछ महीनों से इल्तवा का शिकार थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नहीं कर पा रहे थे। उन सबको वेलकम करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। और यहाँ अली राशिद साहब भी बैठे हैं जो साबिक MNA भी हैं कुरंगी से, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। उनकी भी काविशें हैं, वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं और इनके तवस्सुत से भी कई मज़ीद लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले हैं आइंदा आने वाले दिनों में। मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मज़ीद आप ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखेंगे। और हम सिर्फ कुछ बड़े नामों को शामिल नहीं कर रहे हैं। एक तो होता है ना कि जी MPs MNAs को करा लिया, पार्टी के मरकज़ी अहदेदारान को करा लिया। हम यहाँ बिल्कुल मकामी सतह पर काम करने वाले जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो सियासी तौर पर ज़मीन पर काम करते हैं, जो इलाकों में काम करते हैं, जो आवाम के दरमियान रहते हैं, जिनके ज़रिए MNAs बनते हैं, जिनके ज़रिए MPs बनते हैं, जिनके ज़रिए बल्दियाती जो नुमाइंदे वो मुंतखब होते हैं, वो अवामी सतह पर जाकर हम मुख्तलिफ़ जमातों के जो कारकुनान को अहदेदारान को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि असल ताकत होती है किसी भी जमात की कि अगर आपको ग्राउंड लेवल पर मकामी सतह पर
अच्छे कारकुन मिल जाएं, मेहनत करने वाले लोग मिल जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे जितने पुराने कारकुन हैं उन्होंने बड़े मुश्किल हालात में, मुश्किल इलाकों में पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि वो हालात हैं कि दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो पहले किसी डर और खौफ की वजह से, हालात की वजह से किसी और जमात की तरफ नहीं जा सकते थे, आज वो आज़ादी के साथ अपने सियासी फ़ैसले कर रहे हैं। शहर के मफाद में जिस जमात को वो बेहतर समझते हैं वो फ़ैसले कर रहे हैं, आवाम के मफाद में जिस जमात को वो बेहतर समझते हैं उसकी तरफ वो रुजू कर रहे हैं। तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये बढ़कर काम करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची की सबसे बड़ी जमात के तौर पर मनवाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मैं शाह साहब से गुजारिश करूँगा कुछ थोड़ी वो बात कर लें, उसके बाद आपके सवालात जो होंगे वो फिर मिलेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम साफ़ी हज़रात, कैमरामैन, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे सईद भाई ने बताया कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दावत दी गई कि हमने यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दावत दी गई कि हमने यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज आपके सामने ज्वाइन किया है और मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है और 20 साल हमारी जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ एक मोहब्बत रफ़ाकत थी, आज वो सिलसिला मोहब्बत तो कायम रहेगी मगर रफ़ाकत कायम नहीं रहेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है, कुछ इश्यूज़ जो हमने महसूस किए कि उन इश्यूज़ पे हमारी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो थी वो उस तरह स्टैंड नहीं ले रही थी जिस तरह उसे लेना चाहिए। पीटीआई की हुकूमत आई और पीटीआई की हुकूमत आई तो मरकज़ में इत्तेहादी बन गए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दोस्त सारे, और उन्होंने इत्तेहादी बनने के बाद मेरा उनसे यही एक इख्तलाफ रहा कि आपने क्या खोया और क्या पाया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बेसिकली हमने भी जब ज्वाइन की थी तो इस बुनियाद पे की थी कि एक गरीब मुतवस्सित तबके की तर्जुमानी करेगी और जो हकूक़ और इंसाफ जो हैं, जो लोगों को देने हैं, वो उनको मिलेंगे। मगर मैं इस वक्त की करंट बात कर रहा हूँ कि इस मौजूदा हालात में ये पोजीशन सामने आ चुकी है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो अपने कारकुनों को, अपने उन शोधा को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनकी फैमिलीज़ को, और उसके बाद जो हमारी राब्ता कमेटी है उसके फ़ैसले, कुछ ऐसे फ़ैसले कि जो कि तहरीक के मफाद में नहीं थे और आवाम के मफाद में नहीं थे, उनके ऊपर हमने आवाज़ उठाई और हमने गाए बगाए उनको इन चीज़ों से आगाह भी किया। मगर हमारी बात शायद उन्हें समझ नहीं आई, तो हमने फिर बेहतर यही समझा कि हम उस जमात को ज्वाइन करें कि जो कम से कम इस शहर कराची के खुसूसी तौर पे रहने वाले तमाम अकाइयों को, तमाम लोगों को, जैसा कि आपके इल्म में है कि मेरा अपना ताल्लुक़ जो है, मैं हज़ारा से ताल्लुक़ रखता हूँ, एबटाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और 20 साल से हम मुश्किल वक्त में एमक्यूएम के साथ खड़े रहे। जब छापे, गिरफ़्तारियाँ और बड़े नामसाइब हालात थे तो उस वक्त हमने एमक्यूएम को नहीं छोड़ा। आज एमक्यूएम जो है वो बहुत अच्छे हालात में है। आज एमक्यूएम के पास मिनिस्ट्री भी है और फेडरल गवर्नमेंट के साथ इत्तेहाद में भी है। तो आज छोड़ने का मकसद ये है कि हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है अवामी तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो पूरे नहीं हुए। तो आज हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं सईद भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा और मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से भी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी कि आज अगर हम छोड़ के एमक्यूएम को आपके पास आए हैं तो सिर्फ इस कराची के रहने वाले तमाम लोगों को, तमाम शहरियों के हकूक़ के लिए और उनकी तर्जुमानी के लिए और उनके जो मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, उनको हल करने के लिए आए हैं। मरदमशुमारी का मसला बना, हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट से पीटीआई से इत्तेहाद हुआ तो उस पर आज आपके सामने है कि वो मरदमशुमारी कहाँ चली गई। हमारे इस शहर कराची के हवाले से बहुत सारे पैकेजेस और हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात हुई, मगर आज तक वो सिर्फ नशिस्तन बर्खास्तन की हद तक की है, तसल्ली दे के चले जाते हैं। और लास्ट टाइम हमारे पास बड़ा मौका था, एमक्यूएम पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कि उनके पास बड़ा मौका था कि वो जब एतमाद का वोट ले रहे थे और सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे तो हम पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग करते हुए हम उनसे ये अपनी बातें मनवा सकते थे। मगर हमारी क़यादत जो है वो इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं थी, या मैं ये समझता हूँ कि वो क़यादत ही नहीं रही। तो फिर हम जैसे कारकुन जो है वहाँ मिसफिट हो रहे थे। तो इसलिए हमने बेहतर यही समझा
कि हम उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें कि जो इस सिंध के लिए, इस कराची के लिए और इस पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतर अंदाज में स्ट्रगल कर रही है। मैं आज आपके सामने आसिफ अली जरदारी साहब, हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो जिनका एक विज़न है, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जिन्होंने, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि 1973 का जब आइन उन्होंने बनाया तो कादियानियों को काफिर करार दिया, और उसके दस्तखत करते वक्त उन्होंने ये कहा था कि ये मैं अपने मौत के परवाने पे दस्तखत कर रहा हूँ। और आज हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कादियानियों को प्रमोट कर रही है। मैं ये बात मीडिया के सामने कहते हुए मुझे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर मेरी भी जान चली जाती है तो मुझे कोई उस पर शर्मिंदगी नहीं होगी, बल्कि मैं अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होऊंगा। तो वो कादियानियत का जो प्रचार हो रहा है या उनको जो सपोर्ट कर रही है, उस पर कोई भी हमारी पार्टी उनके साथ इत्तेहादी है और कभी भी उन्होंने इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी। तो बहैसियत मुसलमान भी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, और हम इंशाअल्लाह ताला हर वो काम, हर वो मकसद जो आवाम के मफाद में होगा, इस शहर कराची के आवाम के मफाद में होगा, सिंध की आवाम के मफाद में और पाकिस्तान के आवाम के मफाद में होगा, हम वो कर गुजरेंगे और इंशाअल्लाह अपनी तमाम ताकत और स्ट्रेंथ के साथ उसका साथ देंगे। सईद भाई ने जैसे कि आपको बताया कि कुरंगी से मेरा ताल्लुक़ है और डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में रिहाइश भी है मेरी, तो हमारे तकरीबन 500 के करीब जो कारकुन आज मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पे काम कर रहे थे, वो उन्होंने शामिल होना था, मगर ड्यू टू कोविड हमें इन्होंने मना किया। फिर हम चंद दोस्तों के साथ आए हैं, और मैं सईद भाई को कहूँगा कि जैसे ही कोविड का मसला हल होता है तो हमें ये ज़रूर मौका दीजिएगा कि हम कुरंगी में इंशाअल्लाह एक अज़ीम व शान जलसा मुनक़्क़िद करेंगे, और फिर हमारी पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत भी उसमें आएगी, और इंशाअल्लाह ताला वो तमाम कारकुन फिर आप ही के सामने, मीडिया के सामने ज़रूर उसमें शरीक होंगे और पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो आज मैं बड़ा फ़ख्र और ऑनर महसूस कर रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाहैसियत एक कारकुन ज्वाइन करने के, और इंशाअल्लाह मेरी जितनी सलाहियतें, खिदमात हैं, मैं इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी के लिए वक्फ करूँगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं एक सेकंड ज़रा मैं एक बात करूँ। मैं अभी कुछ नाम रह गए थे जो नहीं ले सका। बनारस खान सवाती साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, वो भी शामिल हो रहे हैं। शाहिद सवाती साहब हैं, और डॉक्टर जाहिद आवान साहब हैं जो हज़ारा यूथ सिंध के अहदेदार हैं, वो भी शामिल हुए हैं। और इन सारी काविशों में मैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के सदर हैं जावेद शेख साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं चौधरी असगर आरई साहब, और कुरंगी के हमारे जो पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान हैं, उनकी बड़ी काविशें, और मज़ीद वो कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगा कराची पूरे में खैर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कुरंगी डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे कि अच्छी खातर खा तब्दीली आपको अगले इंतखाबात में नज़र आएगी। महंगाई के खात्मे के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए, और उनका ये कहना है कि अब महंगाई नहीं रहेगी इंशाअल्लाह, जो महंगाई करने वाला वजीर है उससे उन्होंने हटा दिया। वैसे आपको याद है कि एक मरतबा हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि वो डॉलर की कीमत जब बढ़ी या डीवैल्यू किया जब उन्होंने पाकिस्तानी करेंसी को, तो उनको टीवी से पता चला था कि डॉलर की करेंसी डिवैल्यू हो गई है। और भी कुछ एक दो वाक़यात थे जो उनको टीवी से पता चलते थे कि उनकी एहलिया ने उनको बताया कि भाई आप तो वज़ीर आज़म हैं, आपको नहीं पता, तो उनको पता चला कि वज़ीर आज़म है। ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है जो अभी जिसका आपने ज़िक्र किया है। शिबली फराज साहब जो मेरे दोस्त हैं, लेकिन पता नहीं आजकल वज़ीर नहीं है, वैसे मेरे हिसाब से आइनी तौर पर वो वज़ीर नहीं है, मुझे नहीं पता वज़ीर लिखते हैं कि नहीं लिखते। उन्होंने एक बात ये कही कि जी बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो है वो हफीज़ शेख साहब को फारिग कर दिया गया। बात सही लगती है, बाज़ार तो महंगाई बहुत है, लोग बेचारे बहुत मुसीबत में हैं, लेकिन उसके फिर फ़ौरन बाद उन्होंने, शायद डांट पड़ी उनको, उन्होंने यू टर्न लिया। उन्होंने कहा नहीं यार, हफीज़ शेख साहब तो बहुत अजीम इंसान है, उन्होंने तो बहुत ही एक बुरी मईशत को जो है वो सहारा दिया और ये किया वो किया। फिर आप देखें कि इस नैरेटिव को पीटीआई के तमाम जो भोंपू तर्जुमान हैं उन्होंने आगे बढ़ाया कि जी बहुत अजीम आदमी है हफीज़ शेख, आप क्यों ये कह रहे हैं महंगाई की वजह से उनको नहीं हटाया गया। अब मज़े की बात यह है कि अगर तो महंगाई 3 मार्च के बाद हुई है जब हफीज़ शेख हारे थे सेनेट का इलेक्शन, तो फिर तो समझ में आती है बात कि उसके बाद महंगाई बढ़ी तो वज़ीर आज़म ने कहा भाई तुम निकलो,
लेकिन महंगाई तो जब से ये पीटीआई की मनूस हुकूमत इस मुल्क में आई है तब से इस मुल्क के लोगों के ऊपर महंगाई का अजाब है। चीनी की कीमतें, गंदम की कीमतें, दवाइयों की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, जो चीज़ उठा के देखें आप उसकी कीमत बहुत बड़ी है। वज़ीर आज़म साहब ने हफीज़ शेख को हटाया है और इसलिए हटाया पहले कि महंगाई की वजह से, फिर इसलिए हटाया कि अजीम आदमी है, उसने एक डूबती हुई मईशत को सहारा दिया था, इसलिए उसको हटा दिया गया है। अगर तो वज़ीर आज़म को इल्म हुआ है 3 तारीख के बाद, क्योंकि 3 तारीख से पहले आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था जिसमें यह कहा गया कि एडवाइज़र जो हैं वो किसी भी ऑफिशियल मीटिंग को कि हेड नहीं कर सकते हैं, चेयर नहीं कर सकते हैं, लिहाजा उनके पास ये इख्तियार नहीं है। तो इस हुकूमत ने इस अजीम हफीज़ शेख को एडवाइज़र से मिनिस्टर बना दिया। एक आइन के अंदर प्रोविज़न है कि 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है, तो उसको वज़ीर बना दिया उन्होंने। उस वक्त महंगाई नहीं थी, इसलिए उसको एडवाइज़र से उन्होंने वज़ीर बनाया। और फिर सेनेट का इलेक्शन इसलिए लड़ाया उसको कि उसको जितवाएंगे और उसको वज़ीर बनाएंगे। जब वो हार गया तो इमरान खान ने कहा कि डोंट वरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम ही चलाओगे फाइनेंस को। मतलब 3 के बाद तक भी महंगाई का मामला ठीक था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हफीज़ शेख को हटाने की वजह महंगाई नहीं है। अगर तो महंगाई की बुनियाद पर किसी को हटना होता तो वज़ीर आज़म को हटाया जाना चाहिए। अगर नाअहली और नालायकी की बुनियाद पर किसी को हटना है तो हफीज़ शेख समेत इनकी पूरी काबीना को, वज़ीर आज़म को, पंजाब की पूरी कैबिनेट को जाना चाहिए। तो ये जो कुछ हटाने का फ़ैसला हुआ है ये पीडीएम की जीत है, इसलिए कि हमने उस मैदान में जाकर हफीज़ शेख को हराया जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मैदान था और वहाँ उसको शिकस्त हुई। अब इस हुकूमत के पास कोई जवाज़ नहीं था कि वो हफीज़ शेख को कंटिन्यू कर सकें, इसलिए उसको हटाया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि महंगाई का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो महंगाई करने वाले लोग हैं, जो चीनी में मुलविस हैं, जो आटे में मुलविस हैं, जो पेट्रोल में मुलविस हैं, वो सब के सब आज भी इस हुकूमत के करता धरता हैं। इस हुकूमत की वो ATMs हैं, वो PTI को चला रहे हैं, वो पूरी हुकूमत को चला रहे हैं। एक मिनट वो ज़रा बात करें। भाई ये बता दें, 3 साल पहले आपने बाप से ताउन करके उनके चेयरमैन को जो है ना वो सेनेट चेयरमैन बना दिया। बाप ने जो है ना आपको 3 साल बाद अपने ताउन से आपका अपोजिशन लीडर जो है ना वो मुकर्रर करा दिया। ये हो गया ट्राई। अब आप ये बता दें कि 4 अराकीन बाप के आपके पास आ गए अपोजिशन में, बेंचों में बैठ के, और 57 तादाद हो गई है अपोजिशन अराकीन की। अदम एतमाद की तहरीक कब ला रहे हैं? एक तो मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर दूँ, आप जो बात कर रहे हैं वो हकीकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। जब सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात हुए थे पिछली मरतबा, जहाँ तक मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है, उस वक्त तक बाप पार्टी नहीं बनी थी, ये उसके बाद बनी है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जिन 4 अरकान को आप ये कह रहे हैं कि वो बाप पार्टी के थे और उन्होंने अपोजिशन के साथ आके शमूलियत कर ली, मैं आपको थोड़ा सा आपकी मालूमात बढ़ा दूँ, होगी लेकिन थोड़ा सा और उसको याद दहानी आपको करा दूँ। पीपल्स पार्टी के अपने जो अराकीन हैं उनकी तादाद सेनेट में 21 है। 2 मेंबर्स जो हैं वो अवामी नेशनल पार्टी के थे जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के को सपोर्ट किया, ये हो गए 23। 1 रुकन जमात इस्लामी का था, ये हो गए 24। 2 अराकीन फाटा के थे, ये हो गए 26 मेंबर्स उन 4 के अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ थे, और 26 ही मेंबर जो हैं वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब के साथ थे। अब अगर दोनों कैंडिडेट्स जो लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए थे उनके पास बराबर के नंबर्स हों तो फिर उस जमात का आदमी लीडर ऑफ द अपोजिशन बनता है जिसके एक सेकंड जिसके अपने मेंबर ज़्यादा हों। तो अगर दोनों के 26 थे तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 26 मेंबर्स पर भी लीडर ऑफ द अपोजिशन बनते थे, ठीक, नंबर 1। अब जो दूसरे 4 मेंबर्स थे उनमें एक जो सेनेटर दिलावर साहब हैं वो PMLN के सेनेटर हैं, वो अपोजिशन की जो फहरिस्त है मेंबर्स की उसके अंदर शामिल हैं। हमने उनसे ज़रूर रब्ता किया कि वो
शायद PMLN की क़यादत से वो नाराज़ हैं, तो उनसे रब्ता किया कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सपोर्ट करें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ 3 और सेनेटर्स हैं और हमारा 4 का ग्रुप है। अब मुझे ये बताइए, अगर दिलावर ख़ान, सपोज़ अगर दिलावर ख़ान PMLN के जो अपोजिशन के लीडर हैं उनके पास जाके दस्तखत करते या नून लीग उनको कहती और वो कहते कि जी मेरे साथ 3 और भी हैं, तो क्या नून लीग उनको रोकती कि नहीं आप ये 3 को छोड़ें और अकेले हैं? अगर हमारे साथ अपोजिशन में उनके साथ कोई 3 मेंबर आ रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बुरी बात है। नंबर्स का इशू नहीं है, नंबर्स हमारे 26 पे भी पूरे थे, नंबर्स हमारे 27वां दिलावर को मिला के भी पूरा होता है। तो हमने कोई कोशिश नहीं की, हमने कोई काविश नहीं की कि वो लोग जो आज़ाद जीते थे बाद में शायद उन्होंने किसी पार्टी में शमूलियत कर ली हो और वो अपोजिशन की तरफ आ रहे थे, तो हमने उनसे इल्तिजा नहीं की, हमने कोई जुस्तजू नहीं की। लेकिन अगर आज भी PTI के 2 मेंबर उठें और कहें कि हम अपोजिशन में बैठना चाहते तो हम क्या कहेंगे? उनको बताओ, हमें ये कहना चाहिए तो भाई अपोजिशन के साथ आते हैं, बिस्मिल्लाह करें। सिंध असेंबली में 2 आ गए ना, हम क्या कहते हैं भाग जाओ, नहीं चाहिए? वो आ गए थे। तो मेरा ख्याल है कि उसूली तौर पर पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद जब फैसला करेगी जो PDM की जमातें तभी होगा ना, पीपल्स पार्टी के अकेले वोटों से अदम एतमाद नहीं होगा। जी भाई ये बता दीजिएगा, आपके साथ 2 आ गए, आए तो 3 थे डीलिंग भी आपने की, तो क्यों नाराज़ हुआ? कहाँ पर वो देखिए बात ये है, कहानी बताएं पूरी। कहाँ नहीं बताया आपसे आगे बता भी हुआ। आज मैं अब आपने सवाल पूछ लिया, जवाब मुझे देने दें ना, जवाब मुझे देने दें। देखिए मैंने ये बात पहले भी कही थी, बरमला कही थी जब सेनेट के इलेक्शन होने वाले थे। हमने कहा जी वोट हम सबसे मांगेंगे, ये मेरा हक है कि मैं अपनी पार्टी के लिए, अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगूं। कोई देता है, कोई नहीं देता है, ये उसका हक है, ये उसकी मर्ज़ी है। अगर कोई आपको ये कहे कि जी मैंने किसी पे जबर किया हो, किसी को डराया हो, किसी को धमकाया हो, किसी को ऑफ़र की हो, किसी को पैसे दिए हों, तो मैं कसूरवार हूँ, मैं कसूरवार हूँ इस बात का। मैं तो आज आपको बताता हूँ कि जब इस्लामाबाद में सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, मैं तो PTI के सेनेटर से उनके घरों में मिला हूँ, उनके घरों में मिला हूँ जाके। तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है ना, मेरे दोस्तियाँ हैं, मेरे ताल्लुकात हैं, लेकिन वोट का देना ना देना ये उनकी मर्ज़ी है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। तो ये जो 2 दोस्त आए उनके लिए भी कहा गया था अगवा हो गए, भाई उन्होंने आपके सामने बात की ना मीडिया के, अगर वोट ही लेना होता उनसे तो वो खामोशी से छुप कर भी दे सकते थे। तो मैं तो समझता हूँ कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को कि जिन्होंने बजाय खुफिया वोट देकर, उनको धोखा देकर मुनाफिकत उनसे नहीं की है। आप तो उन 7 लोगों को ढूंढे ना जो और आज भी उनके साथ बैठे हैं, आज भी उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होते हैं, वोट उनको नहीं दिया है। असल बुरे लोग तो वो हैं जो खड़े उनके साथ हैं, नकाब उनका लगाया हुआ है, वोट उनको नहीं देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी लोग खुलकर PTI के ख़िलाफ़ आए हैं, हम उनको सलाम करते हैं, उनकी हिम्मत है, उनकी जुर्रत है, उन्होंने आवाम के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया, उन्होंने आवाम दुश्मन पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दिया और खुलकर दिया। और वजूहत बताइए आपको। अच्छा तो आपने जैसे जिक्र किया परवेज़ इलाही के लिए, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुद उनको नॉमिनेट किया था कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो परवेज़ इलाही है, जिनके लिए आप जिनको वज़ीर आला पंजाब बनाने के ख्वाह हैं, तो वो क्या फैसला चेयरमैन साहब ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया जाए। दूसरी बात ये बताइएगा, क्या गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला PDM में हुआ था? अब PDM किस नहज पर मौजूद है? देखिए पहली बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये बात दुरुस्त है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पाकिस्तान आने से पहले ख़त लिखा था और उस ख़त में कुछ लोगों के नाम थे, सिर्फ़ एक परवेज़ इलाही का नहीं था, और भी लोगों के नाम थे। जब मोहतरमा का ये सानिया हुआ, वो शहीद हो गई, तो आपके इल्म में है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत की जो तहकीकात थी वो किसी एक इदारे ने नहीं की, बल्कि मुख्तलिफ़ इदारों ने वो तहकीकात की। अब अगर उन मुख्तलिफ़ इदारों की जो तहकीकाती रिपोर्ट्स हैं उसमें अगर जो इल्ज़ाम है कहीं और है, या जो शख्स उसके अंदर नॉमिनेट तो नहीं, बाद में जो चालान में नाम ऐड हुआ वो तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का हुआ था, और उसको जो है वो हुकूमत ने ख़ुद बाहर भी वो चले गए और फिर वो वापस भी नहीं आए, तो उनका नाम तो था, लेकिन बाकी जो अफराद थे उनके नाम किसी भी तहकीकाती रिपोर्ट में
उन पर यह साबित नहीं हुआ कि उन्होंने ये किया है, तो मैं समझता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का खदशा बिल्कुल था, उन्होंने नाम दिए थे। और ये हर शख्स को, ये अगर मुझे कोई ख़तरा हो तो मैं, जिससे मुझे ख़तरा हो या जो मुझे इम्कान हो कि ये लोग मुलविस हो सकते हैं, मैं उनके नाम दे सकता हूँ। लेकिन कल को वाक़या हो जाता है, तहकीकात होती हैं, अगर उनके ऊपर कोई साबित नहीं होता तो ना मेरी फैमिली कुछ कर सकती है, ना कोई कानून कुछ कर सकता है। तो ये तो इशू था। जो दूसरी बात आपने कही है, देखें, मैंने मरीम नवाज़ साहिबा का भी वो शायद एक उन्होंने हवाला दिया कि जी आसिफ साहब ने कहा कि जी इनको कर दें, और वो इदारे भी जो हैं वो सिलेक्टर्स भी इनको नहीं चाहते हैं कि बोझदार रहे तो ये चले जाएंगे। हम अगर कोई बात कर रहे हो, कोई फ़ैसला कर रहे हो, किसी पे राय बन रही हो कि हमें ये इक़दाम करना है और हालात ये लग रहे हो, मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस का मोशन हम देने का फ़ैसला करें और नज़र ये आ रहा हो कि सिलेक्टर्स ने हाथ उठा लिया है, तो भाई डिस्कशन में तो ये होगा ना कि जी उन्होंने भी हाथ उठा लिया है, शायद महसूस हो रहा है। तो अगर इस तरह की कोई बात कर रहे हैं तो उसको ये तासुर देना कि जी किसी के कहने पे किया, तो मैं समझता हूँ गलत है। पंजाब में अगर नो कॉन्फिडेंस होता है तो बतौर सियासी कारकुन मैं ये समझता हूँ कि चीफ़ मिनिस्टरशिप पे पहला हक़ जो है वो PMLN का है। जिसको चाहें वो बनाएं, हमज़ा को बनाएं, मरीम साहिबा को बनाएं, राना सनाउल्लाह को बनाएं, किसी और को बनाएं, ये उनका हक़ है, ये उनका फ़ैसला है कि जिसको चाहें बनाएं। लेकिन किसी जमात की जानिब से राय दी जाए, उस राय को किसी गलत तनाजुर में लेना, ये जो है वो नामुनासिब बात है। सईद गनी साहब, मेरा सवाल ये है, एक तो ये बता दीजिए कि लॉन्ग मार्च का क्या है अभी, मतलब होगा नहीं होगा, और दूसरा हमाद अजहर साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने, उनके वालिद बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, कुछ समझते हैं कोई आवाम को रिलीफ मिले? देखिए, इन्होंने असद उमर साहब को बनाया जो PTI के आइंस्टाइन हैं, और वो PTI की हुकूमत में हर दर्द की दवाएं, हर मर्ज़ का इलाज है। जब उनको भी इसी तरह रुस्वा करके निकाल दिया गया, वो कुछ नहीं कर सके, तो उन्होंने फिर हफीज़ शेख साहब को लगाया, जो हर दौर में, हर हुकूमत में बहुत सारे अमराज की दवाई लेकर आ जाते हैं कि जी मैं इलाज करूँगा। अब वो भी नाकाम हो गए। मुझे समझ नहीं आता कि असद उमर, हफीज़ शेख और उसके बाद हमाद अजहर, ये जो PTI की हुकूमत में अहम वजारतें और अहम ओहदे हैं, ये इसीलिए दिए जाते हैं कि कुछ अरसे बाद उनको रुस्वा किया जाए। तो मैं हमाद अजहर साहब के लिए दुआई कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त को महफूज रखे, इमरान खान के अताब से उनको बचा के रखे, क्योंकि असद उमर, हफीज़ शेख अगर साल निकाल गए या सवा साल निकाल गए, तो उनके मुकाबले में हमाद अजहर मुझे 6 महीने भी निकालते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो अगर तो आपने इस मुल्क के हालात को बदलना है तो तमाम MNAs जो हैं उनको चाहिए कि इस मुल्क के लोगों पर अगर वो रहम करना चाहते हैं, इस मुल्क को महंगाई से आज़ाद कराना चाहते हैं, नालायकी और नाअहली से आज़ाद कराना चाहते हैं, तो एक ही मर्तबा में इमरान खान से जान छुड़ाएँ। उसके बग़ैर ये वजारतें कितनी बदलते रहेंगी, आप कोई हल नहीं निकलना, और शायद जिनको बड़ी वजारतें मिलती रहेंगी उनकी इज़्ज़तें आगे आकर ख़राब होती रहेंगी। अच्छा, ये बता दें सईद भाई, ये बता दें, सईद भाई, आप कह रहे हैं कि हफीज़ शेख का जाना जो है PDM की जीत है, तो उनके वज़रा तो कह रहे हैं कि PDM तो जो है वो टाइम फिश हो गई है, वो तो अब तितर हो गई, तो आप किस तरह जीत का ऐलान कर रहे हैं? इसी पे वो आज PDM का इजलास भी था, तो सारी पार्टियों ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने बहुत मजबूत PDM का मुस्तकबिल क्या है सईद भाई? देखें, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पीपल्स पार्टी की तारीख़ देखें तो 1985 में पीपल्स पार्टी ने MRD की जमातों के कहने पर बाइकआउट किया, और हम खुद नहीं चाहते थे। उस वक्त राब्ता करने के लिए ये मोबाइल फ़ोन और ये टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, तो आखिर में पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि बाइकआउट ना हो, लेकिन बहरहाल किसी तरह से वो मैसेज कन्वे नहीं हुआ और वो चीज़ें मैनेज नहीं हो सकीं और बाइकआउट की तरफ फ़ैसला हो गया। और 1985 के इंतखाबात के बाइकआउट की सज़ा ये मुल्क आज तक भुगत रहा है, उसके नताइज का खुमियाजा ये मुल्क आज तक उठा रहा है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर इंतखाबात में हिस्सा लिया, बावजूद इसके कि हमें हरवाने की कोशिशें की गई, हमारे ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाए गए, हमारे ख़िलाफ़ पैसा लगाया गया, हमें ज़बरदस्ती हरवाया गया,
लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 17 MNAs के साथ भी कौमी असम्बली में बैठकर अपोजिशन की और वहाँ अपना रोल अदा किया। 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद ARD ख़त्म हुई। उस वक्त भी गालिबन APDM बनी थी जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं थी। उस APDM में तकरीबन ये सारी जमातें शामिल थीं बशमूल इमरान खान के, जो आज PDM का हिस्सा हैं। उन्होंने फ़ैसला किया कि 2007 के इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे जो 8 में हुए। लेकिन जब मियां नवाज़ शरीफ साहब लाड़काना में तशरीफ़ ले गए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ताज़ियत के लिए और राज़ी करने के लिए पीपल्स पार्टी को कि वो बाइकआउट करें, लेकिन जब वो बाहर निकले तो वो राज़ी होकर निकले थे कि वो बाइकआउट नहीं करेंगे। पूरी APDM ने बाइकआउट किया, PMLN ने बाइकआउट नहीं किया। 2008 के इंतखाबात हुए, उसके नतीजे में इस मुल्क में 1973 का आइन असल सूरत में बहाल हुआ। इस मुल्क में सूबों को खुद मुख्तारी मिली। इस मुल्क में NFC अवार्ड हुआ। इस मुल्क में वो तारीख़ी काम हुए जिसका कभी आप सोच नहीं सकते थे। इस मुल्क में हुकूमतों की मुद्दत पूरी करने का सिलसिला शुरू हुआ। तो पीपल्स पार्टी के जितने तारीख़ी फ़ैसले हैं उसके नताइज बहुत बेहतर हुए इस मुल्क के लिए, पार्लियामेंट के लिए, लोगों के लिए, सियासी जमातों के लिए। तो इस तरह इस वक्त भी जो PDM बनी, PDM ने जो फ़ैसले किए और पीपल्स पार्टी की राय पर अगर वो फ़ैसले तब्दील हुए, उसका फ़ायदा PDM को हुआ और उसका नुकसान PTI को हुआ। चाहे वो ज़मीनी इलेक्शन के अमल में हिस्सा लेना हो, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना हो, तो उसका फ़ायदा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जो भी फ़ैसले किए हैं वो बेहतर तौर पर किए हैं, इस मुल्क की जमहूरियत को बेहतर समझते हुए किए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जो फ़ैसले हम करेंगे इस मुल्क की पार्लियामेंट और सियासत की बेहतरी के लिए करेंगे। बहुत शुक्रिया।